हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सबके लिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? वर्ष 1947, 1952, 1945 या 1950 में। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अपनाया गया, कब अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर, देखिए अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रश्न बन जाएगा कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अब लागू कब हुआ भारतीय संविधान? तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। और संविधान दिवस कब से मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कब से? 2015 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो 26 नवंबर 2015 से हम लोग मनाते हैं। हमेशा याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के? तो देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे गलत दे दिया है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और मुख्यमंत्री भी नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं भारतीय संसद के। मैं एस लिख दे रही हूँ, संसद। संसद के, रुकिए यहाँ पे लिख देती हूँ, संसद। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो समझिए संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद से क्या होता है तो राज्यसभा, और उसके बाद से क्या होता है, लोकसभा होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। अब आइए समझ लेते हैं यहाँ पे संसद के अंग और अनुच्छेद। संसद के अंग अनुच्छेद में देखिए, राष्ट्रपति जो कि संसद के अंग होते हैं और संसद का अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है, ठीक है। राज्यसभा कहाँ पे है? तो राज्यसभा राज्यों का परिषद होता है, इसे उच्च सदन कहते हैं। और अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो लोकसभा जनता का सदन, निम्न सदन होता है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया, यानी कि संसद अनुच्छेद, संसद कहाँ पे है? तो संसद 79 में संसद का उल्लेख किया गया। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चौथा प्रश्न है, हैबियस कॉर्पस रिट का संबंध किससे है? तो संपत्ति के अधिकार से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से या मौलिक कर्तव्यों से? तो हैबियस कॉर्पस, बात करें इस रिट को, हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल ART अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, ठीक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। जितने भी हमारे रिट है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। उन सारे रिटों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने प्रीवियस क्लास, जो हमारा पॉलिटी का क्लास 3 है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बात करें हैबियस कॉर्पस रिट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा से अनुच्छेद 22 इससे रिलेट करता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं सारे अनुच्छेद को जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी वहाँ पे। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार को मजबूत करना, मौलिक अधिकारों को लागू करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाना? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। DPSP कहाँ से लिया गया है? तो DPSP लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। छठा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कहाँ पे यह बात की गई है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 78? बात करें, ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भाग कहाँ पे? तो भाग या पार्ट 5 में यह बात की गई है। मैं आप लोगों को अपनी क्लासेस में सारे जो है अनुच्छेद हैं, जितने भी भाग हैं, सब आपको यहाँ पे कंठस्थ करवा दूंगी। सातवां प्रश्न है, मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में जोड़ा गया?
तो देखिए भाग 3 अनुच्छेद 32, भाग 4 अनुच्छेद 36, भाग 4A और अनुच्छेद 51A, भाग 5 अनुच्छेद 52। तो मूल कर्तव्यों को कहाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया वो भी समझते आइए। देखिए मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक है, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित एक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कितने कर्तव्य हो गए, कुल 11 कर्तव्य हो गए। तो ये थे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कॉन्सेप्ट, ठीक है। 8वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, शॉर्ट में CAG कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है इनको, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 साल, 7 साल या 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल पूरा हो जाए या 6 साल के बीच में ही ये 65 वर्ष के हो जाए तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। और ये 10 साल, कितने समय का कार्यकाल होता है कैग का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते। देखिए अपॉइंटमेंट करें कैग की, तो कैग या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की पहले नियुक्ति होती है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित। वारंट की बात करें तो इनकी पदोन्नति, वह अपना पद किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर छोड़ सकते हैं, यानी कि अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। याद रखिएगा कार्यकाल इनका इंपॉर्टेंट है, और इनकी नियुक्ति और जो पदोन्नति है कि किसको त्यागपत्र देंगे, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझ लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। देखिए भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, और कहाँ से कहाँ तक इनका प्रावधान है, तो संविधान के भाग 5 में, कहाँ पे, भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग की बात की गई है। इनकी नियुक्ति और शपथ की बात करें तो नियुक्ति भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और शपथ भी कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट भी करते हैं। और अपने पद को त्यागते भी हैं तो किसको अपना त्यागपत्र देते हैं, तो प्रेसिडेंट को ही देते हैं। वेतन इनका 2.5 लाख रुपये होता है, और कहाँ से इनको वेतन दिया जाता है, तो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, संसद द्वारा इनका निर्धारित किया जाता है इनके वेतन का, ठीक है। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है आप सबके लिए। 10वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए है कि भारत की पहली, प्रतिभा नहीं बल्कि ये प्रतिभा है, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू, सुषमा स्वराज। तो कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रतिभा पाटिल थी। मीरा कुमार क्या थी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। द्रौपदी मुर्मू क्या है, पहली महिला आदिवासी, देखिए ये भी पहली हैं, राष्ट्रपति तो पहली नहीं है लेकिन पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट है ये, आदिवासी, पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कब बनी थी, कार्यकाल इनका 2007 से 2012 के बीच में ये बनी थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। और यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट हमने जोड़ दिया, देखिए भारत की प्रथम महिला कौन क्या थी। देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी, दुर्गा बनर्जी थी। और भारत की पहली महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी थी। और भारत की पहली महिला IPS कौन थी, किरण बेदी, जो कि आज वर्तमान में भी आप सबके सामने हैं। 11वां प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है, तो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। जनगण मन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ये सही है। और बात करें अमर सोनार बांग्ला, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता कौन है, तो उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, संघीय प्रणाली यानी कि फेडरलिज्म में शक्ति का बंटवारा किससे होता है, तो संघीय प्रणाली में शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।